presented by IOCL, powered by Malabar Gold, associate sponsor Gayatri Public School, AFMEC, Blossoms Hospital और जन शक्ति संगठन। सामान्यतः हमारे भारतवर्ष में ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार नियम, कायदे, कानून सब बना देती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो वह लागू नहीं हो पाते हैं। जैसे जितने भी बोर्ड सिस्टम कहे गए थे, ये सब खत्म हो जाएंगे। केवल एक ही मतलब कोई भी स्टूडेंट है तो वह किसी भी बोर्ड से डिप्लोमा लेगा, उसकी जो वैलिडिटी है वो सेम होगी। तो इस स्तर पे जब यूपी बोर्ड और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड आएंगे तो जो स्कूल हैं इनका मर्जर किस तरीके से यूपी गवर्नमेंट या भारत सरकार कराएगी, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीबीएसई के नॉर्म्स और यूपी बोर्ड के भी नॉर्म्स भी अलग अलग आते हैं। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं आएंगी। 10th का एग्जाम खत्म करने की बात कह रहे हैं ये सीबीएसई बोर्ड का, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि जो स्टूडेंट जब फेस करेगा वो 12th में एग्जाम फेस करेगा। इस तरीके की देखने की चीजें रहेंगी अभी। प्रद्युम्न जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बात अभी सर ने कही है, क्या आप उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि अब हम लोग देखते हैं हर चीज में जब परिवर्तन हो रहा है, हर चीज में बदलाव हो रहा है, तो ये भी एक बदलाव के दौर से तो गुजरेगा। हालांकि कुछ नई समस्याएं होती हैं, जब हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे भी सॉर्ट आउट होती हैं। लेकिन जो सर ने बात कही है, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये प्रॉब्लम्स हैं, या इसके अलावा भी कुछ और देखते हैं हम? देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली। बदलाव, परिवर्तन एक बहुत बड़ा वर्ड है और समय लगता है। परिवर्तन एक ह्यूमन काइंड का, हम लोग एवोल्यूशन के लिए पैदा हुए हैं, इवॉल्व करते रहे हैं, और शिक्षा जो उस एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर वो इवॉल्व नहीं करेगी हमारे साथ, देन इट वुड नॉट बी इट वुड बी लाइक अ डिजास्टर। लेकिन दो चीजें हैं यहां बहुत इंपॉर्टेंट नई शिक्षा नीति के बारे में, जो कि मैं बहुत वेलकम करता हूं सरकार का। एक तो सरकार ने लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन कर दिया है। पहले क्या होता था, नर्सरी, केजी, अपर केजी का कोई करिकुलम आज की डेट तक का नहीं है। एबीसीडी कोई पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई मतलब नहीं है। नाउ द फर्स्ट लर्निंग आउटकम जो निकल के आ रहा है वो 5 साल का कर दिया है, मतलब 3 से 8। कहने का मतलब है नर्सरी से लेकर क्लास 2 तक का इतना फिक्स्ड लर्निंग आउटकम होना चाहिए। अब इसके मायने एक प्राइवेट स्कूल के लिए डिफरेंट है, लेकिन अगर ये मायने सरकारी स्कूलों पे लागू होते हैं तो आप सोचिए इसका इंपैक्ट कितना डीप जाएगा। छोटे शहरों में जाएगा, गांव में जाएगा, हर जगह जाएगा। अगर मेरे 8 इयर्स के बच्चे का लर्निंग आउटकम डिफाइन है, उसके बाद नेक्स्ट लर्निंग आउटकम है वो 11 साल पे डिफाइंड है। सो ये पड़ाव बनाए गए हैं, ये एक परिवर्तन का संदेश है और इस परिवर्तन की जरूरत थी। सेकंड एस्पेक्ट, हमने छोटी क्लासों के बारे में बात करी। हम अगर ग्रेजुएशन को देखें या 11th-12th को देखें, आज की डेट में आप बताइए साइंस का बच्चा जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यही सब्जेक्ट लेगा या बायोलॉजी लेगा? नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है दैट आप फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी ले पाएंगे। द फ्लेक्सिबिलिटी, जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर एक ठप्पा लग गया कि अब आपको पीसीबी लेके डॉक्टर बनना है या पीसीएम लेके आईआईटी करनी है। अब आपके पास एक चॉइसेस खुल जाती हैं। एंड अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड का पैटर्न यूनिवर्सिटीज का देखें, जो बेहतर है, मैं ये नहीं कह रहा हमारी बेहतर नहीं है, हमारी भी बहुत बढ़िया है, पर ऑल ओवर वर्ल्ड का जो पैटर्न देखें वो इसी पैटर्न के आधार पर। सर, आपसे भी मेरा यही सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल, चूंकि मुझे लगता है कि आप लोग उसको ज्यादा अच्छे से एलोबोरेट करेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी को आप कैसे देखते हैं? उसके क्या आपको पॉजिटिव साइन नजर आते हैं? क्या अगर मैं चाहूँ समझना नेगेटिव साइन आपको लगते हैं? क्योंकि सर कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं, उस पर भी सोचना चाहिए। हालांकि उन्होंने डिनाई नहीं किया कि बिल्कुल खराब है, लेकिन कुछ बातें उन्होंने बताई जो भी ये कह रहे हैं कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, और सर ने बताया कि पॉजिटिव भी हैं बहुत सारी चीजें। आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सर ने जैसे बताया, उन्होंने अपने हिसाब से ठीक बताया। कुछ पॉजिटिवली भी हैं और मेरे हिसाब से कुछ नेगेटिव भी हैं। यूपी बोर्ड का स्तर बहुत ही ज्यादा खराब है। यूपी बोर्ड में बच्चा कैसे कर पाएगा? जैसे कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य था पहले जो हुआ, मैं समझता हूं कि जैसे कि किसी के यहाँ 3-4 बच्चे हैं घर में, तो 3-4 मोबाइल फोन, एंड्रॉइड मोबाइल तो नहीं होते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण कार्य कैसे होगा? नहीं हो पाया। तो यूपी बोर्ड में तो बड़ा बुरा हाल है शिक्षा पद्धति का। तो मैंने काफी दिन पहले पढ़ा था एक इंग्लिश की बुक में, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज ऑल रॉन्ग।
आधुनिक शिक्षण प्रणाली है वो सब गलत है मेरे हिसाब से। कारण है उसका बेनिफिट भी है और नहीं भी मेरे हिसाब से। आकाश जी, अभी चूंकि यहाँ पर जो चर्चा हो रही थी उसमें सर बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें, चूंकि बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि जिस पैटर्न पर हम लोग चल रहे हैं और आज जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में स्टूडेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारे करियर ऑप्शन को ऑप्ट करने में, या जो अभी सर ने बताया कि अब तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास। क्यों आपको लगता है कि एक तो इतना लेट क्यों हुआ, दूसरा ये जो आप लूप होल्स बता रहे थे इस पर तो वर्कआउट हो सकता है, लेकिन क्या पूरी तरह से आप इसको खारिज कर देंगे ये जो नई शिक्षा नीति या जो नई शिक्षा पॉलिसी आ रही है, या कुछ पॉजिटिव साइन आपको नजर आते हैं इसमें? मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपको पहले स्पष्ट कर दूं। हमारी जब विश्व बैंक पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं उसकी रैंकिंग करती है तो उसमें घटिया देशों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भारत दूसरे नंबर पे आता है। हमारे यहाँ का उन्होंने साथ में ये भी डिफाइन किया कि भाई हमारे यहाँ का जो क्लास 2 का जो स्टूडेंट है वो एक छोटा सा वाक्य भी नहीं लिख पाएगा, जैसे आप कह सकते हैं राम जाता है। इसके साथ साथ जब हमारा नीति आयोग एजुकेशन सिस्टम पर, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो उत्तर प्रदेश की भी बात करता हूं, क्योंकि नीति आयोग ने एक एजुकेशन के ऊपर अलग से स्टेट वाइज रैंकिंग करी। उस रैंकिंग में जब उत्तर प्रदेश की बारी आई तो 100 में से उसे 50 नंबर मिलते हैं। केवल बिहार और कुछ और पिछड़े जो राज्य हैं उससे ही हम केवल ऊपर हैं, आपका छत्तीसगढ़ वगैरह। तो उस स्थिति में जो गवर्नमेंट है वह जो शिक्षा के ऊपर कंट्रोल और ज्यादा कस रही है। आज की जो समय है जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कोई भी कॉलेज देता है, चाहे वह फीस ज्यादा ले या कम ले, कोई भी गार्जियन उसी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करता है। जैसे आज आप देखेंगे तो सीबीएसई जो बोर्ड के स्कूल हैं इसमें गार्जियन पढ़ाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें पढ़ना उनके बच्चों के भविष्य की गारंटी भी है, एक इंग्लिश भी अच्छी सीखने को मिलेगी। तो बच्चे जो है सीबीएसई के स्कूलों की तरफ मूव कर रहा है, मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन देगा बच्चा वहां जाएगा। लेकिन जो भारत सरकार है ये एजुकेशन पॉलिसी के तहत और ज्यादा शिकंजा कस रही है। जो आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जैसे आप देखेंगे पीसीआई है, एआईसीटी है, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, यूजीसी है, ये एक बात कहते हैं फ्री होल्ड करिए, और फ्री होल्ड करने के बहाने नए नियम इतने स्ट्रांग बनाते हैं कि वो पिछले नियमों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट कहता है, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट कहता है नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया एआईसीटी आप खत्म करिए, फिर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ये मतलब अलग अलग में एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रहा हूं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया कि आप कोई बॉडी नहीं होते, मान्यता नहीं देंगे, स्टेट की एक फार्मेसी काउंसिल अथॉरिटी होती है, एक यूनिवर्सिटी होती है, ये दोनों एफिलिएशन देते हैं, दोनों चेक करते हैं आपका क्या काम है इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए आप इसे खत्म करिए। फिर इन्होंने क्या किया कि किसके स्टैंडर्ड और नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं नर्सिंग काउंसिल से, उन्होंने एक लिस्ट इस तरीके से निकाल दी। यानी उसके बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आपको एफिलिएशन नहीं लेनी है, फिर भी किसी ना किसी एक्रीडिएशन के नाम पर या किसी और बात पर ये नए नियम बना देते हैं। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है ये स्वायत्तता नहीं देती किसी भी इंस्टीट्यूट को। मेरा कहना है लाइसेंस राज खत्म होना चाहिए। जैसे आप कभी देखेंगे 1980 के दशक में जहां पे सीमेंट भी आपको उससे मिलता था लाइसेंस के माध्यम से और ब्लैक में बिकता था आपका। तो उसी तरीके से एजुकेशन में चाहे आप एमबीबीएस की डिग्री दें, चाहे आप बीडीएस कराएं, बच्चा वहीं जाएगा जो क्वालिटी दे रहा है। आप एक तरफ देखें इंडिया के अंदर बहुत से बच्चे रसिया जा रहे हैं, यूक्रेन जा रहे हैं, नेपाल जा रहे हैं। हमारे लाखों बच्चे इंडिया का जो अमाउंट है ये दूसरे देशों में जाके एजुकेशन के नाम पर खर्च कर रहे हैं। फिर जब वो वहां से वापिस आते हैं तो उन्हें एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना है, वो एग्जाम कंप्लीट करते हैं, क्लियर करते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस करने की पावर मिल जाती है। इसी तरीके से हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं ये लोग उसमें लाइसेंस आज कर देते हैं। आपको मेडिकल काउंसिल से परमिशन लेनी है, यहां से लेनी है, वहां से लेनी है। एक बार 5 करोड़ रुपए, अभी कुछ सालों का पहले का केस है, मेडिकल काउंसिल के जो अथॉरिटी थे वो 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हुए मतलब पकड़े गए थे। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट कुछ अच्छा नहीं करने जा रही है। गवर्नमेंट नए नियमों के तहत स्ट्रॉन्ग कर रही है और इंस्टीट्यूट मुझे लग रहा है कि शायद आप बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं या कुछ नाराजगी भी आपकी मुझे नजर आ रही है। लेकिन प्रद्युम्न जी, आज 75 साल के बाद भी अगर हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हो आजादी के बाद कि क्वालिटी एजुकेशन हम कैसे दे पाए,
तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपको क्या नजर आता है? और क्या अभी भी ये जो नया प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो चीज हम एग्जीक्यूट जब करते हैं तो जो हर्डल्स हैं हम उसको धीरे धीरे आइडेंटिफाई भी करते हैं, दूर भी करते हैं, लेकिन उसको डिनाई कर देना या फिर जो चल रहा था हम उस पर सिर्फ क्वेश्चन करते रहे, नई चीज नहीं लाएंगे तो कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा? और ये लेट जो हुआ है इसके पीछे का क्या कारण आपको नजर आता है? देखिए, लेट तो बहुत सी ऐसी रीजंस हैं जो हमारे और आपके समक्ष नहीं दिखते हैं कि कि क्या इंडस्ट्रियल लेट है या उसके ऊपर क्या पॉलिटिकल विल क्या है, ये कह पाना तो मुश्किल है। पर आपके उस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा कि यहां तक हम इतने सालों में आए कैसे, और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में जो आपने कहा, तो एक चीज मुझे बड़ी दुखद लगती है कि पहले तो मिठाई की तरह बांट दी जाती हैं, एफिलिएशंस बांट दी जाती हैं, और स्कूल खोल लीजिए, कॉलेज खोल लीजिए। जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो एक सैलाब आया था इंडिया में आज से कुछ साल पहले, एमबीए इंजीनियरिंग का, कहां है वो कॉलेजेस? फ्लाई बाय नाइट कहा जाता है, एक वर्ड होता है फ्लाई बाय नाइट, कि रात को अपना सामान पैक किया और निकल लिए। तो उसके बाद क्या करते हैं ये, जब इनको लगता है कि भाई हमने ज्यादा बांट दिया है, फिर जैसा कि आकाश जी कह रहे हैं कि वे नकेल कसने की कोशिश की जाती है कि एआईसीटीई नए रूल लगा दिए। पहले क्वालिटी कंट्रोल आपको करनी है तो आपके मानक तय होने चाहिए। आप किस संस्था को एंट्री दे रहे हैं, उसके लिए उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, उनके पास सोच क्या है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है। अगर ये सोचा जाएगा तो बाद में नकेल कसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 75 साल में सबसे बड़ा चेंज ये है कि ब्रिटिश सिस्टम की पढ़ाई है हमारी, हम सब जानते हैं, और ब्रिटिशर्स ने क्लियरली क्लेरिकल क्लर्क्स को बनाने के लिए ये सिस्टम की रचना की थी, जिसको अभी भी हम धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, उस पर गजबेटे चेंजेस ला रहे हैं। मैं कहूंगा बड़ा चेंज पहली बार होने जा रहा है, मैं स्वागत करता हूं। और मैं जरूर टीथिंग प्रॉब्लम, एक और वर्ड है, जब बच्चा छोटा होता है दांत निकलते हैं तो परेशानी होती है उसे, तो टीथिंग प्रॉब्लम्स तो होंगी। टीथिंग प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैंने जो कहा है आपने उस बात पे ध्यान नहीं दिया है। मैंने कहा है लाइसेंस राज खत्म होना चाहिए, जो क्वालिटी देगा, जैसे आपका संस्थान चलता है, ये क्वालिटी देने के लिए जाना जाता है, और उसी क्वालिटी की वजह से स्टूडेंट आते हैं, उसी वजह से फीस मिलती है। यहाँ पे हम जो बैठे हुए मुगल होटल में बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक रूम 5,000 रुपए पर नाइट में मिलता है, और एक जगह आपको 1,000 रुपए मिलेगा। वो 1,000 वाला यदि 5,000 मांगेगा तो 5,000 कोई भी कस्टमर नहीं देगा। तो मेरा कहना है लाइसेंस राज से मुक्त होगा तो जो क्वालिटी देगा स्टूडेंट वहीं जाएगा, उसका चॉइस होगी। यदि आपने एक बार लाइसेंस दे दिया तो बच्चे की मजबूरी है कि उसे वहीं जाना है। मान लीजिए किसी घटिया संस्थान को मान्यता मिल जाती है तो बच्चे के पास विकल्प ही नहीं है किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का, क्योंकि उसके पास मान्यता नहीं है। मेरी समस्या ये है कि गवर्नमेंट जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं कर रही है, केवल लाइसेंस देने में यकीन कर रही है। मैं कह रहा हूं गुणवत्ता होनी चाहिए और बच्चों को फ्रीडम होनी चाहिए, तो जो जहां गुणवत्ता मिलेगी स्टूडेंट वहां जाएगा। मेरी समस्या यहाँ है। आपको भी ऐसा लगता है कि क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कि हाँ बस हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ जाएं, क्वालिटी कैसे बढ़े उस पर फोकस नहीं, और स्पेशली यूपी बोर्ड का जो कि आप जिक्र कर रहे थे, तो उस उधर तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपको ऐसा नजर आ रहा है? नहीं, मैं माननीय विधायक जी से पूर्ण रूप से सहमत हूं। जो वास्तव में इंस्टीट्यूशन कोई भी हो जो अच्छी गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखेगा, तो मैं समझ रहा हूं कि स्टूडेंट्स वहां जाएंगे। और अभी आप जिक्र कर रहे थे नवीन पद्धति जो शिक्षा की गुणवत्ता है, मैं अपने लिहाज से मैं बताना चाहूंगा आपसे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित थे प्राचीन शिक्षा प्रणाली में, जो अभी हटा दिए गए हैं, जो कि मैं समझ रहा हूं कि एक और तो सरकार ये कह रही है कि हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रहे, कायम रहे, ऊपर से जो हमारे आध्यात्मिक जो चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए, जो कि सरासर गलत है। आप देखिए नवीन शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जो ऑथर्स हैं, जो आपके जो फॉरेनर हैं ज्यादातर, और हमारे इंडियन राइटर्स तो बहुत कम है उसमें। हाई स्कूल और इंटर के बुक्स में आप देखें, मेरा ये मानना है। और बाकी का बहुत अच्छा चेंजेस है, बहुत अच्छी बात है।
तो प्रद्युम्न जी, जो लेट है, क्या आपको लग रहा है कि उसका खामियाजा हम लोग जो है वो अभी भुगत रहे हैं, या हमको आज ये डिस्कस करना पड़ रहा है कि नहीं ये फला चीज को हमको अभी लाना चाहिए, इस पर हमको फोकस करना चाहिए? पॉलिटिकल विल इसके पीछे मानते हैं, या हम लोगों ने कभी सीरियस सोचा ही नहीं, या उस दिशा में हमने प्रयास ही नहीं किए, हमारी प्रायोरिटी ही कभी नहीं थी, अब सोचना शुरू किया इसलिए हमको अब ये दिख रहा है कि चलो ये कुछ कोशिश ही सही कुछ हो रहा है? लेट है डेफिनेटली, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें समाज में देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ अब स्किल बनाने के लिए नहीं है, मॉरल वैल्यूज के लिए भी शिक्षा है, एक व्यक्तित्व बनाने के लिए भी शिक्षा होती है। तो आजकल आप पुराने जो इंस्टीट्यूट देखें, जो गुरुकुल्स देखें, या इवन जो इंडिया के पुराने इंस्टीट्यूट देखें, वहां से क्या व्यक्तित्व निकले हैं। आगरा के ही सेंट जॉन्स कॉलेज और आगरा कॉलेज से देश के कितने प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, आज क्या वो व्यक्तित्व निकल रहा है कहीं? तो लेट हम हैं। आज की डेट में हम अपने बच्चे को समय के अनुसार वो ऑप्शन या वो तैयारी, वो स्ट्रगल, एक छोटी सी बात मैं बोल लूंगा, हार सीखना भी आना चाहिए, हैंडलिंग हाउ टू लूज। तो पुरानी शिक्षा पद्धतियां जो चल रही हैं ये इतनी कॉम्पिटिटिव हैं कि या तो आप जीते और आप कोटा जाके, कोटा फैक्ट्री में आपने आईआईटी किया, या आप सुसाइड पर आ गए, या आप ऐसी जगह आ गए कि आप टोटल फेल हो गए। हैंडलिंग फेलियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कमिंग टाइम्स। तो लेट आ रहे हैं, नहीं सोचा, क्योंकि चल रही थी एक व्यवस्था, और कहीं ना कहीं आप देखें कितने सीईओ जितने निकल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब इंडियन निकल रहे हैं, बिकॉज वो सब आईआईटी और वो कह रहे थे कि क्वालिटी जो एजुकेशन है उस पर फोकस अभी ये जो नई पॉलिसी है वो भी नहीं कर रही है। कोशिश है कि नंबर ऑफ काउंट्स हम बढ़ा दें, क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी इस पर कोई फोकस नहीं हो रहा है, या जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, बिकॉज मैंने क्लियरली जितना एनईपी का फर्स्ट ड्राफ्ट आया है वो मैंने पूरा पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ा है, और हर जगह वहां पर यह कहा जा रहा है कि लर्निंग आउटकम तय होना चाहिए हर लेवल का। जैसे भाई साहब ने कहा कि राम चल रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है सेकंड का बच्चा, तो लर्निंग आउटकम्स तय होंगे, अकाउंटेबिलिटी तभी तो आएगी जब हमारा आउटकम तय होगा। अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें अचीव क्या करना है बच्चे के साथ, अकाउंटेबिलिटी आप कैसे लाएंगे उस पूरे सिस्टम के अंदर? तो मैं देखिए पॉजिटिव सोचता हूं, और बदलाव नेसेसरी है, दिक्कतें आनी है, जल्दी में सब कुछ नहीं होगा, लेट हो चुके हैं, पर आशावादी रहना चाहिए। सर तो कह रहे हैं कि नहीं, हम जो जहां तक उन्होंने पढ़ा है वो तो कह रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि हाँ क्वालिटी पर भी फोकस है। देखिए ऐसा है, आपका जो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें कहीं कोई मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, जब गवर्नमेंट नॉर्म्स पे या जो अपने सारी चीजें जो होती हैं उसे ज्यादा टाइट तरीके से करती है कार्य, और उस तरीके से वो जो नियम बनते हैं उसकी तरीके से परिवर्तन नहीं आ पाता है, और गवर्नमेंट के जो नियम हैं वो एक तरीके से फ्रीडम लाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। बात ये आ रही है जिसकी वजह से अभी 2-3 साल पहले ड्राफ्ट होने के बाद भी अभी तक इसमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है आपका। ठीक है, लेकिन सर ये तो आपने बता दिया कि ये होना चाहिए, लेकिन फिर जो चीज आप बार बार कह रहे हैं कि क्वालिटी पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है, या ये फला समस्या है, तो आप अपने हिसाब से बताइए आपको क्या लगता है, फोकस क्या करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करिए, क्योंकि यहां से भी कुछ उस माध्यम से जाए। अगर कोई गुंजाइश है इसमें कि हाँ इसमें सुधार हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उस पर बिल्कुल विचार होना चाहिए। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइमरी हैं, जूनियर हैं, सबसे पहले तो इनका विकास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन के नाम पे जो एक्सपेंसेज हो रहे हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे खर्च हो रहा है आपका। प्राइमरी स्कूल की स्थितियां, जूनियर स्कूल की स्थितियां आप समझ सकते हैं। जब कोरोना काल आया तो स्टूडेंट यहाँ पे, इसलिए इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए कि यहाँ पे अनाज, ड्रेस, बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो कई बार बच्चे गुणवत्ता के लिए नहीं, ये सब सामान लेने के लिए भी अपना नाम प्राइमरी स्कूल में लिखवा देते हैं, लेकिन जब शिक्षा देने की बात आती है तो वो प्राइवेट सेक्टर में यकीन करते हैं, जिसकी वजह से वह हाई फीस में भी स्टूडेंट को पढ़वाने भेजते हैं। डीपीएस स्कूल 10,000 रुपए महीना फीस लेता है आगरा में, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और वहीं पर कोई जो हमारे यूपी बोर्ड के स्कूल हैं या कोई भी और स्कूल है वो 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए भी ले रहे हैं। तो स्टूडेंट या गार्जियन वहां यकीन करता है जहां पे उसे लगता है कि उसके बच्चे का भविष्य सेफ है आपका। तो एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नए करिकुलम आएंगे, उसके हिसाब से परिवर्तन होगा, और आशा करनी चाहिए हमें कि जिस उद्देश्यों के साथ ये एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें कामयाब हो। हम तो ऐसा ही चाहेंगे कि हमारा जो भारत देश पिछड़ रहा है,
क्योंकि किसी भी देश का जो उत्थान है वह शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। यदि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था खराब हो जाए, इतिहास बिगड़ जाए, तो फिर उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। इस तरफ हमारी सरकार ने सोचा है, जिन सिद्धांतों के लिए उन्होंने ये सब सोचा उसमें कामयाब हो तो बहुत बेहतर होगा। नहीं, इसीलिए हमने आप लोगों को भी बुलाया है कि आप लोग भी कुछ सजेशन देंगे और कुछ अगर अच्छा यहां से निकलेगा तो निश्चित तौर पर उस पर अमल किया जाएगा। सर, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगा, चूंकि बड़ा आसान है ये बताना कि हाँ फला चीज में तो खराबी है, इसमें ये कमी है, लेकिन होना क्या चाहिए फिर एग्जैक्टली? मैं सर क्या करना चाहिए? बात कहना चाहता था आपसे, जैसे अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कहा, कोरोना टाइम पर जो बात हुई, मैं थोड़ा 2 मिनट बात करना चाहता था कि जो वित्त विहीन विद्यालय जो हैं यूपी बोर्ड्स के, कोरोना टाइम से और आज तक विधान परिषद में भी हमारे माननीय विधायक जी ने यह मांग रखी कि जो शिक्षक हैं जिनकी हालात बद से बदतर हो गई, आप समझ सकते हैं, कोई सब्जी की ठेल लगाने पर मजबूर है, कोई मजदूरी करने के लिए, कोई कहीं चला गया, ये शिक्षण कार्य छोड़ करके, तो बड़ा दयनीय स्थिति हो गई आज शिक्षक की। तो उनको मानदेय दिया जाए। मैं वर्तमान सरकार से ये अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि उनकी स्थिति को देखते हुए, जिन्होंने कोरोना टाइम से आज 1.5 साल या 2 साल विद्यालय बंद रहे, तो बड़ी बुरी स्थिति है उनकी, उनको कुछ न कुछ, जैसे सरकार ने किसानों को या अन्य किसी वर्ग को उन्होंने कुछ न कुछ दिया, तो मैं समझता हूं, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है अगर यहाँ से कुछ आप आश्वस्त कर पाए या कुछ बता पाए इनको तो। देखिए, कभी भी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरती है उसके लिए केंद्र सरकार और जो हमारी राज्य सरकार है, दोनों को ही कार्य करना पड़ता है। इसीलिए संविधान के अंदर शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया है, यानी इसके ऊपर दोनों सरकार मिलकर खर्च करेंगी। लेकिन आप आज ये देखेंगे कि जितने भी स्कूल सीबीएसई के आगरा में संचालित हो रहे हैं, लगभग 95% सब सेल्फ फाइनेंस है, प्राइवेट सेक्टर में है, और सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वहीं यदि आप कंपेयर करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें जो टीचर्स को सैलरी मिल रही है 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए प्रोफेसर तक को सैलरी मिल रही है, तो कई बार देखने में आता है कि वे अपनी क्लास तक लेने नहीं जा रहे हैं। तो ये सरकार तब सोच पाएगी जब उसे चुनाव के समय से फुर्सत होगी। जब भी चुनाव आते हैं, केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों में जाके भाषण देती है। अपनी जो यूपी गवर्नमेंट है, इस समय चुनाव की वजह से अनाज और ये सारी चीजें फ्री बांट रही है। अभी विधान परिषद में मैंने 17 तारीख में एक विषय उठाया, ये शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। 2019 से नई मान्यता देने पर रोक लगी हुई है, लेकिन उनकी बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, इन सब के नॉर्म्स पूरे हैं और फाइल शासन के पास रिकमेंडेशन के लिए चली गई है। लेकिन मैटर क्या है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वे इतने लापरवाह हैं कि लगभग 1500 स्कूलों को मान्यता नहीं दे रहे, जबकि उन्होंने ही विज्ञापन करके उनके आवेदन लिए। यदि ये 1500 कॉलेज खुलते तो करीबन 15-20 हजार लोगों को रोजगार मिलता। तो जब हमारी सरकार, और 15,000 लोगों को तो रोजगार मिलता ही, और कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे भी उन स्कूलों में पढ़ते, अलग अलग गांवों के। तो जब हमारी सरकार शिक्षा के ऊपर इतनी उदासीन है कि हम जब तारांकित पर्सन पूछते हैं शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए, हम उत्तर प्रदेश सरकार के संवैधानिक दायित्व है कि हम जो विधायक हैं वह तारांकित पर्सन पूछते हैं तो सरकार को उसका उत्तर देना जरूरी होता है। लेकिन जब उन्हें लगता है कि ये उत्तर देके वह नकारात्मक रूप से फंस जाएंगे, हम कहीं पर दिखाएंगे, तो वह सब का कोई उत्तर नहीं आता और महीनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। ना सरकार शिक्षा के लिए सोच रही है, और उसकी वजह से जो शिक्षा व्यवस्था है वो पिछड़ती जा रही है। आज की डेट में जितने भी राजनेता हैं, मैं एक शिक्षक हूं और राजनीति मैं सक्रिय राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ हूं, शिक्षक एमएलसी चुना गया हूं, और यदि ये राजनीति से जुड़ा हुआ पद होता तो मैं शायद इस पे इलेक्शन भी नहीं लड़ता। राजनीति से जुड़ा हुआ पद नहीं है, इसीलिए मैं इस पे इलेक्शन भी लड़ा था। नहीं, सर का सवाल केवल सर का सवाल केवल इसीलिए था, जो कि आप भले ही आप ये कह रहे हैं कि सक्रिय राजनीति से नहीं है, लेकिन आप उसका समाधान तो करवा सकते हैं। नहीं, मैं उसीलिए बोल रहा हूं कि इसीलिए जब शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी बात होती है
तो उस पे हम उत्तर प्रदेश सरकार में विधान परिषद में बहस करते हैं। और मुझे बड़ा ही जान के दुख होता है कि हमारे जो प्रदेश सरकार चल रही है, ये शिक्षक, स्कूल, इन सब के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन है और वह केवल अपने चुनाव के कार्य में बिजी है। और जो सारा फंड है ये अनुपूरक बजट के माध्यम से 500 करोड़ 128 करोड़ रुपए विज्ञापनों के माध्यम से जो जनता का घोर पैसा बर्बाद किया जा रहा है, ये सब शिक्षा के ऊपर लगना चाहिए था। शिक्षा के ऊपर कुछ सोचना चाहिए। मैं विधान परिषद में देख रहा हूं कि शिक्षा के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कितनी उदासीन है, तो उसी वजह से हमारा भारत देश पिछड़ रहा है। जब शिक्षा पिछड़ जाएगी तो यहाँ का छात्र पिछड़ जाएगा, और छात्र पिछड़ गया तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। आप कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, चाहे आत्मनिर्भरता का हो, चाहे इंडस्ट्री लगने का हो, ग्राफ 2014 से आज तक कम आया है, 2017 से भी आज तक कम ही आ रहा है। ये अलग विषय मुझे है। तो लगता है कि ये थोड़ा सा राजनीतिक विषय भी है और इसका फैसला जनता हमेशा चुनावों में कर देती है। कौन किस इंडेक्स पे खरा उतरा है, इसके लिए जनता बार बार जब चुनावों में ये नेता जाते हैं तो उनका जवाब वो देती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने अपना ये कीमती वक्त निकाला। आज नई एजुकेशन पॉलिसी पर आप लोगों ने अपने अपने जो मंतव्य रखे हैं, मुझे लगता है कि यहां से जो निकला है या जो पॉइंट्स आप लोगों ने सुझाए हैं उस पर भी अगर विचार हो सकता है तो जरूर किया जाएगा। अगर अलाउड हो तो एक सुझाव मैं भी देना चाहता हूँ। भाई साहब ने हाईलाइट किया कि कितना ज्यादा वेस्टेज और कितना ज्यादा एजुकेशन पे जो पैसा है ढंग से खर्च नहीं किया जा रहा है। एक एवरेज है कि उत्तर प्रदेश में एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 55,000 रुपए साल का खर्चा करती है सरकार। 55,000 रुपए साल का। एक प्राइवेट स्कूल, एक आगरा का नॉर्मल प्राइवेट स्कूल 15 से 25,000 रुपए में बच्चे को पढ़ाता है। मेरा सुझाव ये है, स्वीडन में ऐसा होता है, वाउचर्स होते हैं, बच्चे को और उनके गरीब माँ बापों को वाउचर दे दिए जाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा सर, अच्छी बात है, समय की थोड़ी बाध्यता है मेरे मैं पास। समझ रहा हूँ सर। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, अभी विधायक जी ने बताया, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि सर ने जो आपके लिए कहा है या जो आपने सवाल उठाया, आरटीई एजुकेशन सर, आरटीई सर प्लीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राइट टू एजुकेशन जो यूपी बोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसका भी भुगतान पूरे सब विद्यालय वालों को नहीं हुआ है। Presented by IOCL, powered by Malabar Gold, associate sponsor Gayatri Public School, AFMEC, Blossoms Hospital और जन शक्ति संगठन।